हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? शानदार। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं स्टार्ट कर रखा हूं पहले से। उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। आज हम लोग क्या करेंगे, उत्सर्जी, पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था उत्सर्जी उत्पाद एनिमल किंगडम के अंदर और उनमें, और उसको समराइज किया था। आज दूसरा लेक्चर जो था, कल था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि पूरे के पूरी संरचनात्मक विवरण, यानी मनुष्यों में कैसे होगा आपके यहाँ पे उत्सर्जन और उत्सर्जी अंग कौन कौन से होंगे, और उनके थोड़े से ज्यादा विवरणात्मक आपके यहाँ पे अध्ययन किया गया था। आज का लेक्चर जो होगा वो किस बेस पर होगा? आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी आंतरिक संरचना जितना शानदार आपको समझ में आ जाएगा ना, आपको किडनी उतनी ही शानदार समझ में आएगी। लेकिन आपको पहले मैं आज वार्न कर दूं थोड़ा सा। देखो, आज मैं लेक्चर ले रहा हूं और थोड़ा सा हैवी पावर कट है मेरे रीजन में, बहुत ज्यादा। कल रात से ही बारिश हो रही है, कल रात से ही हो रहा है। तो जो यूपीएस है, ऑनलाइन यूपीएस, उसका 3-4 घंटे का बैकअप होता है, तो वो लगभग शायद पूरा हो रहा होगा। तो अगर लेक्चर में रिकॉर्ड हो गया, लाइट वाइट ज्यादा ज्यादा ऑफ कर रखिए ताकि ज्यादा कंजम्पशन ना हो। तो अगर मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया कंप्लीट तो ठीक है। अगर पूरा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होता है तो जितना रिकॉर्ड होगा उतना लेक्चर मैं दे दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में सप्लीमेंट्री फ्रेम में नेक्स्ट या मंडे को या संडे को जब भी मुझे समझ में आएगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक ना? तो सब लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना आज की डेट में, थोड़ा सा है। तो सब लोग रेडी हैं? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, और खूब जबरदस्त तरीके से देखेंगे। तो उत्सर्जी उत्पाद एवं उनके निष्कासन चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 3 है ये आपका। और इसमें आज का जो गोल है हमारा वह वृक्क की आंतरिक, है ना, आंतरिक संरचना, ये सबसे पहला है। दूसरा पीसीटी डीसीटी, हेनलेज लूप नलिका संग्रह, आपके यहाँ पे हेनलेज नलिका और आपके यहाँ पे संग्रह नलिका, इसको भी देखेंगे। इसको बोलते हैं हेनलेज लूप और ये इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, इनको भी देखेंगे। और बोमेन संपुट को भी देखेंगे। और ये देखेंगे, ये जरूर देखना है, देखो ध्यान से, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर है देखेंगे। यानी कहा जाए तो एनाटॉमी, ANATOMY, एनाटॉमी हम देखने वाले हैं। और सर, एनाटॉमी का मतलब हुआ आंतरिक संरचना, सबके देखने वाले हैं। आंतरिक संरचना में ये देखेंगे इनके निर्माण में किस प्रकार के, आप लोग, हाँ आप लोग सुनते होंगे तो बाहर जो बादल की आवाज वो भी सुनाई देती है, खूब तेज कड़कड़ाहट, है ना। इसमें किस टाइप के उत्तक पाए जाएंगे और सब कुछ तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये है आज का अपना लक्ष्य, जो हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट मचाना है इसको। तो सब लोग रेडी हैं इसको इसको लेके, है ना? तो पॉइंट जो है उसको देख लेते हैं फटाफट फटाफट, है ना। और कुछ और भी पॉइंट देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को क्या देखना है। जल्दी 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 फास्ट, आइए ध्यान से देखें। तो ये हो गया सर जी हमारा आज का लक्ष्य। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमारे पास सबसे पहली बात जो आएगी उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला स्ट्रक्चर आएगा, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो किडनी, जहां पे कल खत्म किए थे वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। जो किडनी है उसमें ये सब नलिकाएं पाई कहां पे जाती हैं? बलकुट में पाई जाती हैं कि मध्यांश में पाई जाती हैं? कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं कि मेडुला में पाई जाती हैं? कौन सी संरचना कॉर्टेक्स में पाई जाती है, कौन सी संरचना मेडुला में पाई जाती है? तो ये सभी संरचनाओं को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें खूब शानदार समझ में आएगा। तो आज का जो लेक्चर होगा वो सिर्फ ये होगा कि दर्शन कराएंगे कि कौन से स्ट्रक्चर कहां पे पाए जाते हैं, और उनके अंदर चल के देखेंगे उत्तक कौन से होंगे। बस कल उसी उत्तक पे एब्जॉर्प्शन कर देंगे, रीएब्जॉर्प्शन करके काउंटर करंट मैकेनिज्म निकाल के रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम तक का पोर्शन कल होगा। यानी कल आधे आधे घंटे के आपके यहाँ पे 4 पॉइंट होंगे, यानी कम से कम 2 घंटे होंगे। एक होगा आधे घंटे का रीएब्जॉर्प्शन, एक होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म, एक होगा रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, और आधे घंटे का टॉप लेवल का डिस्कशन होगा इन सभी के बारे में। तो कल का लेक्चर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कल का लेक्चर आप तभी शानदार चला पाओगे जब आज के लेक्चर में आप बहुत अलर्ट होके बैठोगे। आपने कहा सर मैं बिल्कुल बैठा हूं, आप बताइए कैसे बैठना है। हमने कहा बिल्कुल ऐसे। ये देखो ध्यान से, आप हेनले, आप क्या बना रहे हो, किडनी, और किडनी का कौन सा पार्ट बना रहे हो आप सबको पता है। कौन सा पार्ट बना रहे हो मेरे बच्चे? ये हाइलम, है ना। ये देखिए हाइलम वो रीजन है, इधर देखो ध्यान से, हाइलम वो रीजन है ये, जिधर से होके, ये क्या है आपके यहाँ पे, हाइलम, HILUM, ये है हाइलम। हाइलम से होके ब्लड वेसल्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। हाइलम से होके ब्लड वेसल्स, दोनों ब्लड वेसल्स को दिखा रहा हूं, इसलिए दोनों ब्लड वेसल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। ब्लड वेसल्स, हाइलम से होके न्यूरॉन्स, कौन बेटे, न्यूरॉन्स,
और हाइलम से होके आपके यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है, यानी मूत्र नलिका है ना, मूत्र नलिका, ये देखिए, ये आपके यहाँ को बोलते हैं, ये निकलेंगे। तो एक एक करके पॉइंट को देख रहा हूं, बहुत ध्यान से, छोटी सी पतली सी पेन लूंगा, मैं बोलूंगा ये कौन सी है, ये है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन है ये, है ना। बहुत बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से। ये कौन से हैं आपके यहाँ पे, धमनी, तो ये कौन है, बोलो जल्दी से, सिरा। फिर ये क्या है, ये है, ये है तंत्रिका जाल या तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, वाओ वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, तंत्रिका तंत्र। मेरे बच्चे ये क्या है, कोई बताएगा ये क्या है, ये आप बताओगे सर, ये है मूत्र, मूत्र वाहिनी, हमने कहा वाह, वाहिनी, यानी मूत्र इससे होकर आपके यहाँ पे क्या होता है, जाता है। अब सुनना बहुत ध्यान से, अब जो संरचना मैं बनाने जा रहा हूं वो बनेगा कहां पे, यहां पे, इसको बोलते हैं मेरे बच्चों रीनल पिरामिड। क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड। ये देखिए बन रहा है ना रीनल पिरामिड, सब लोग बहुत ध्यान से देखो, एक एक संरचना को बहुत विस्तृत अध्ययन करने वाले, बहुत विस्तृत, याद रखिएगा इस बात को। और आप कहोगे ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो मैं कहूंगा तुम्हें फिर एनसीईआरटी देखना सर जी नहीं आता, थोड़े से अपने ज्ञान चक्षु खोलो, आपको एनसीईआरटी का सब कुछ दिखेगा। ये आपने बताया, ये आपका एक लाइन से अच्छा चलो ठीक है, पहले ये बताते हैं, ये जो संरचना तुम देख रहे हो ना, इधर देखो ध्यान से, मैं बताने जा रहा हूं, ये संरचना कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी, ये ध्यान से देखो, ये संरचना जो तुम देख रहे हो ना, ये यहाँ पे मैं बिंदी लगाता जा रहा हूं, कौन किस कलर की, आप यहाँ पे पीले कलर की बिंदी लगाता जा रहा हूं, पीले कलर की, ये जो पीले कलर की बिंदी में लगा रहा हूं बेटा, ये है बलकोट। क्या है, जल्दी बोलो मेरे साथ साथ, ये है सर जी बलकोट। और जो अंदर जिसमें पिरामिड है उसको क्या बोलेंगे, मध्यांश। भैया अंग्रेजी में इसी संरचना को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर जो मध्यांश है उसको बोलते हैं मेडुला। तो हम अगर तुमसे ये पूछें कि सर ये कॉर्टेक्स और मेडुला बताने की क्या जरूरत है, हमने कहा बेटा आपके किडनी का, आपके उत्सर्जी तंत्र का 70 से 80% क्वेश्चन सिर्फ कॉर्टेक्स और मेडुला पे होता है। और यही ये रुकता नहीं, ये और भी खतरनाक पॉइंट रखता है, ये भाई साहब जाता है। और जब आप रासायनिक केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो ना, तब वहां से क्वेश्चन उठा के लाता है और आपके सामने छपाक से रखता है और बोलता है पहचान कौन, क्वेश्चन कहां से है। तब तुम्हें बताना पड़ता है कि यस ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे कहां से, किडनी के उस रीजन से है जहां पे हम बोल रहे थे किडनी का आउटर रीजन। कौन सा रीजन मेरे बच्चों, इधर देखो ध्यान से, कौन सा रीजन, आउटर रीजन। और इसको आप सभी ने नाम दिया था क्या, जल्दी बोलो ध्यान से, कॉर्टेक्स रीजन। क्या बोला था आपने, कॉर्टेक्स, CORTEX, कॉर्टेक्स। ओ भैया हिंदी में क्या बोले थे, जल्दी बताइए जरा, मुझे आवाज आनी चाहिए, सब बोलोगे सब लिखोगे, 1000 कमेंट चाहिए मेरे को, आज के आज 1000 कमेंट चाहिए, जल्दी करो, सब के सब लिखो यहां पर कितना, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स ध्यान से सभी बच्चे कमेंट करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलोगे, बलकुट। क्या बोलने वाले हो सभी लोग, ध्यान से सुनिए, आप बोलने वाले हो बलकुट, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आया तो तुम जाओगे बिखर। अब सुनना मेरे बच्चों बहुत ध्यान से, अब मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं किस जोन में, ये रेड कलर का आपके यहाँ पे बटन लग रही है, कहीं दाग लग रहा है कि नहीं, ये देखो ये रेड कलर का, ये भैया खूनी खूनी संग्रह, खूनी संग्रह। देखिए ध्यान से, इधर देखिए, इधर देखिए, ये 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 देखिए, देखते रहो देखते रहो, ध्यान से देखो। क्या आप सब इस बात से अनजान है कि जो आपका ये जो पिरामिड है, इसको हम लोगों ने बोला था आपके सामने मध्यांश पिरामिड। तो इसीलिए तो बोला था मध्यांश पिरामिड, क्यों बोला था मैंने, क्योंकि ये मध्यांश, मां आधा यांश, मध्यांश पिरामिड। भैया इसको मध्यांश पिरामिड क्यों कहा गया, क्योंकि ये किडनी के
मध्यांश रीजन में पाई जाती हैं। किस रीजन में पाई जाती हैं? मध्यांश रीजन में पाई जाती हैं, इसलिए इनको मध्यांश पिरामिड कहते हैं। आउटर बाहरी संरचना जो होती है वो आपके यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाती है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं आपके यहाँ पे बलकुट रीजन बोलते हैं। तो पिरामिड मध्यांश में पाई जाती है, तो किडनी का ये जो पोर्शन है वो आपके यहाँ पे मध्यांश है, तो इसको बोलते हैं मध्यांश। अधा मध्यांश। और मध्यांश को क्या बोलोगे सब लोग? मेडुला। MEDULLA, मेडुला। क्या बोला? सबके सब। मैंने बोला ना, एक एक हजार कमेंट जब मैं बोलूं कोई चीज तो हर एक बच्चे की पेन, हर एक बच्चे की उंगली चल जानी चाहिए किस पे? टाइपिंग पैड पे। लिखो, क्या बोलोगे? पहले को कॉर्टेक्स जितने जितने लोगों ने लिखा है उसका डबल संख्या में लोग लिखेंगे कि आपके यहाँ पे मेडुला लिखा है कि नहीं लिखा? लिख लिया। अब सुनो ध्यान से, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको सुनो। अब आपने कहा सर इतना ज्यादा तौल भाव लिया आपने, होता क्या है? हमने कहा क्या आपने किडनी की इस संरचना को देखा है? हमने कहा, आपने कहा सर कौन सी संरचना? हमने कहा क्या आपने किडनी की संरचना को देखा है कभी एनसीईआरटी में? सर बिल्कुल देखा है। तो आपने किसी मास्टर से अपने क्यों नहीं पूछा कि सर ये क्या होते हैं? सर आप क्या मतलब सुबह सुबह कोई सस्ता नशा करके आए हो क्या? हमने कहा क्यों, क्या हुआ बेटे? सर लिखा हुआ यार मध्यांश पिरामिड। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। इधर देखो, तेरा ध्यान किधर है? मेरा क्वेश्चन इधर है। तेरा ध्यान किधर है? मेरा क्वेश्चन इधर है, ध्यान से देख भाई। अबे तो इसको भाई बोल रहे हो तुम लोग, क्या इसको बोलते हो पिरामिड? ये है मध्यांश पिरामिड। ये जो रेखीय संरचना दिखाई दे रही है, रेखीय संरचना, ये है कौन? पहचान कौन भाई साहब? जल्दी बोलो कौन है ये? ओके, यस, ये संरचना कौन है? ये तो पता ही नहीं चला। हमने कहा पता कब चलेगा? अब बताओ कौन? सस्ता नशा भांग खा के कौन बैठा है ये बताओ मेरी क्लास के अंदर? ये यही बात है। तो बात क्या है कि ये हो गया बलकुट, ये हो गया मध्यांश, ये हो गया मध्यांश पिरामिड। तो मध्यांश पिरामिड के अंदर खींच के दिया गया, खांचे क्यों लगे हुए हैं? अब समझ में आया कि शायद नेफ्रॉन, शायद जो नेफ्रॉन की बात हुई थी कल, याद आया? जाते जाते नेफ्रॉन की बात हुई, कहीं ये नेफ्रॉन तो नहीं? हमने कहा नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, वो वाली बात नहीं है। ये कहीं ये वो तो नहीं वाली बात रही है। ये कौन है आपके यहां पे? ये है नेफ्रॉन। पहचान लो कौन है ये, कौन है ये? नेफ्रॉन की एक संरचना है जिनको हम लोग बोलते हैं हेनलेज लूप। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, इनको बोलते हैं हेनलेज लूप। हेनले लूप। और ये हेनलेज लूप के साथ साथ और भी कुछ हो सकते हैं। ये हेनलेज लूप भी हो सकते हैं, और इधर देखो ध्यान से, कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्रह है। कौन हो सकता है? संग्रह नलिका भी हो सकती है। पर इसके क्या होने के चांसेस ज्यादा हैं? इसके 70% संग्रह नलिका होने के चांसेस हैं, और केवल मतलब 20 से लेके 30% आपके यहाँ पे, 70 से लेके 80% संग्रह नलिका, और 20 से 30% इनके क्या होने के चांसेस हैं? हेनलेज लूप। क्या आप सभी लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं? क्या आप सभी लोग बहुत गौर से देख रहे हैं? सर अगर आपको बोला जाए, सर आप एक बात बोलो, हेनलेज लूप की संग्रह नलिका, अगर आपसे बोला जाए कि सर आप एक बात बोलो, घूमो मत, संग्रह नलिका की हेनलेज लूप, 100% सुन लो जो मैं कहना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, इस रीनल पिरामिड के निकले हुए भाग को देखूंगा। ये यहां पे है, 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 यहां 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 सब बाहर निकला हुआ है। कोई यू शेप संरचना में नहीं आ रहा है। सर जी संग्रह नलिका मार दो। क्या बात करो? हाँ, तब मैं बोलूंगा संग्रह नलिका। लेकिन इस संरचना के अंदर हेनलेज लूप के भी पाई जाने की संभावना होती है, और ये 20% होती, कम नहीं होती। 20% को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? तो ये पॉइंट जो है वो आपको बहुत क्लियर रखना है।
तो ये था टोटल आपके यहां पे संग्रह नलिका। तो अब ये हुआ सर, अगर संग्रह नलिका यहां है तो बाकी सामान कहां है? हमने कहा, इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि अगर संग्रह नलिका यहां पे है तो सर जी डीसीटी कहां पे है, और डीसीटी यहां पे है तो सर ये बताओ हेनलेज लूप कहां पे है? अगर सर हेनलेज लूप यहां पे है तो बताओ प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल कहां पे है? और सर प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल ये है यहां पे, तो बताओ बोमेन्स कैप्सूल कहां है? अरे सर अगर बोमेन्स कैप्सूल यहां पे है तो आप ये बताओ अभिवाही नलिका भी यहीं पर है क्या? हमने कहा हाँ। और आपने कहा सर अपवाही नलिका भी यहीं पर क्या? हमने कहा हाँ। और ये बाप रे, ये तो हम समझे ही नहीं थे भाई साहब। अब आया मजा। यानी एनसीईआरटी को जिस नजर से तुम देख रहे हो उससे 100 गुना ज्यादा जूम करके पोस्टमार्टम करने के लिए मैं यहां पे बैठा हूं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यस से बिल्कुल भाई साहब, मेरा जो कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए यस 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 यस, क्योंकि मैं जाके देखूंगा अपने वीडियो को 15 मिनट बाद, और जब मैं 15 मिनट बाद अपना वीडियो खोलूं तो एक लाइन से खाली यस भरा हो। तो ये बताओ मुझे कि क्या सच में तुम्हें नहीं पता चला कि यहां पे कौन है? सोचो। इस तरीके से आपको देखना था। तो ये सारी संरचना, तो आप जब इस संरचना को देखोगे तो अब आपके समझ में ये बात आएगी कि यहां पे जो ये संरचना है कॉर्टेक्स, यहीं पर पाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहीं पर पाया जाएगा क्या? देखो यहीं पर, और फिर ये संरचना इस तरीके से। ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हेनलेज लूप, ये डीसीटी, ये इस तरीके से। देखो अब मूत्र का निर्माण होगा कि इस तरीके से क्या होगा, ये जो इस संरचना है ये पूरी तरीके से मूत्र का निर्माण करेगी। अब बहुत क्लियर कट इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, आपको बिल्कुल 100% कंप्लीट मजा आएगा। ये क्या होगा धीरे धीरे, इधर देखना, ये क्या होगा धीरे धीरे जाके आप यहाँ पे कहां पे खुलेगा? हाइलम में। बहुत ध्यान सुनना, किसमें खुलेगा मेरे बच्चे? हाइलम के अंदर। और हाइलम धीरे 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 जाके आप यहाँ पे मूत्र वाहिनी से खुलते हुए सीधा मूत्राशय में जा गिरेगा। समझ में बात आई कि नहीं? जो बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। तो मूत्राशय को हटा देते हैं, इस तरीके से आपको बताते हैं कि ये सारा का सारा पॉइंट इस तरीके से आपके फ्रेम में आएगा, है ना? थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था क्योंकि मतलब थोड़े प्रॉब्लम आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालते हैं नेक्स्ट। तो ये एक संरचना है जिसको तुम्हें बहुत क्लियर कट लेवल पे लेके चलना है। तो इंपॉर्टेंट रीजन ये होगा, वो तुमसे पूछेंगे कि अधिकांश रीजन, है ना, यानी आपके वृक्क का अधिकांश रीजन कौन बनाएगा? तब आपको कॉर्टेक्स और मेडुला में देखना है कि वृक्क का अधिकांश संरचना का निर्माण कौन करता है। उस समय भी आपके यहाँ पे कॉर्टेक्स होगा। अच्छा, अब तो कॉर्टेक्स मीन्स वर्टेक्स हो गया ना, सॉरी, कॉर्टेक्स का मतलब बलकुट हो गया ना, कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो मैं कॉर्टेक्स लिख सकता हूं क्योंकि बलकुट हिंदी में मैंने लिख रखा है। थैंक यू सो मच। अब जो कम संरचना होगी वो कौन सी होगी? मध्यांश। मध्यांश, ये मध्यांश संरचना क्या है आपके यहाँ पे? सबसे कम संरचना होगी, ये हो गया मध्यांश। अच्छा, मध्यांश पिरामिड है ये आपके यहाँ पे, और ये मध्यांश रीजन, क्षेत्र। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये था किडनी का स्वरूप और प्ररूप। अब आपने कहा सर ये तो बात समझ में आ गई अपने, है ना, कि आपने बताया कि यहाँ पर भाई कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है जो, लेकिन ये बताइए प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, थोड़ा सा कलेक्टिंग डक्ट, थोड़ा सा हेनलेज लूप, थोड़ा सा ग्लोमेरुलस, यानी कि नेफ्रॉन की अधिकांश संरचना, फिर से सुनो आपके यहाँ पे, है ना, कुल, ध्यान सुनो, कुल प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, कुल डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, थोड़ा सा क्या
थोड़ा सा हेनलेज लूप, हेनलेज लूप्स, और इधर देखना ध्यान से थोड़ा सा, हेनलेज लूप, और इधर देखो ध्यान से, और संग्राहक नलिका। क्या बोलोगे आप लोग? संग्राहक नलिका, सही है, इसी पेन से लिख देते हैं यार, संग्राहक नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि पॉइंट बहुत शानदार है। यानी कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे किडनी का अधिकांश रीजन जो होता है वो वॉलकुट बनाता है यानी कॉर्टेक्स बनाता है। कम क्षेत्र किसका होगा? मेडुला का होगा। पिरामिड किस में पाए जाएंगे? मेडुला में पाए जाएंगे, मध्यांश में पाए जाएंगे। नेफ्रॉन किसके अंदर पाए जाएंगे? कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाएंगे। पीसीटी किसके अंदर पाया जाएगा? बोलो जोर से। इधर देखो, हमने कहा पीसीटी किसके अंदर पाया जाएगा? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल किसी के अंदर पाया जाएगा? आपने कहा कॉर्टेक्स के अंदर। और डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, पूरा का पूरा डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल कहां पाया जाएगा? आपने कहा सर कॉर्टेक्स के अंदर, बलकुट के अंदर। कितनी बार बोलो? हमने कहा कुछ एरिया आपके यहां पे हेनलेज लूप और संग्राहक नलिका की भी पाई जाती है। कहां पे? बोलिए कहां पे पाई जाती है? मध्यांश के अंदर। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान देना, ध्यान देने की बात जो है वो ये है कि संग्राहक नलिका का अधिकांश भाग किसका? ये हो गया पॉइंट नंबर 1। बनाते ना ऐसे ऐसे पॉइंट, छोटे 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 से। हमने कहा दूसरा पॉइंट लिखेंगे, संग्राहक नलिका का अधिकांश भाग, फिर से बोलो, संग्राहक नलिका का अधिकांश भाग अब बताओ मुझे, बलकुट में पाया जाएगा क्या? बलकुट में पाया जाएगा कि मध्यांश में पाया जाएगा? कॉर्टेक्स में पाया जाएगा कि मेडुला में पाया जाएगा? सर नहीं पता, नहीं पता ना? चित्र में जाओ। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की संरचना को क्या बोल रहा हूं? कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। अगर मैं यहां से लेके यहां तक के सिरा को बोलता हूं, यहां से लेके यहां तक के संरचना को बोलता हूं संग्राहक नलिका, तो थोड़ा सा पीछे वाले फोटो पे जाना बनता नहीं क्या हम लोगों का? आगे वाले फोटो पे थोड़ा और आगे, ये यहां आके देखो। मैंने कहा था कि ये सारी की सारी संरचनाएं क्या है? संग्राहक नलिका है। बोला था कि नहीं बोला था? यस और नो में जवाब दो। तो अगर ये संग्राहक नलिका, मेरे बच्चे, अगर ये संग्राहक नलिका है तो यहां होगा डीसीटी, और ये होगा हेनलेज लूप, यहां होगा पीसीटी, और यहां होगा कैप्सूल, और इधर होंगी ब्लड वेसल्स। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? इसका मतलब ये हुआ यहां से लेके और यहां तक अगर इतना भाग आपके यहां पे किसका है? संग्राहक नलिका का है, तो संग्राहक नलिका का अधिकांश भाग किसके अंदर बोला जाएगा? अब बोलो मेरे साथ साथ, क्या बोलोगे? संग्राहक नलिका का, बोलो मेरे साथ, संग्राहक नलिका का अधिकांश भाग मध्यांश के अंदर पाया जाता है, ना कि बलकुट के अंदर। कहां पाया जाएगा? मध्यांश के अंदर पाया जाएगा, ना कि बलकुट के अंदर। तो संग्राहक नलिका का अधिकांश भाग जो होगा वो मध्यांश में पाया जाएगा, बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? ये दूसरी बात। भाई साहब एक एक पॉइंट तो जहर है कतई, बिल्कुल एक नंबर वाला। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? अब मेरे कई ढेर सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सर अब तो एक ही बात है, वो भी बता के खत्म करो यार, मामला पूरा खत्म करो। हमने कहा बोलो तो, क्या पूछना क्या चाहते हो बेटा, क्या कहना क्या चाहते हो? सर हेनलेज लूप के बारे में आपका क्या ख्याल है? अधिकांश हेनलेज लूप मेडुला में पाया जाता है कि कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है? देखो भाई, अगर मुझसे बोला जाए कॉर्टिकल नेफ्रॉन और अगर मुझसे पूछा जाए मेडुलरी नेफ्रॉन, तो मैं बोलूंगा नेफ्रॉन का वो संरचना जो कॉर्टेक्स रीजन में यानी बलकुट क्षेत्र में पाया जाता, उसे कॉर्टिकल यानी बलकुटीय नेफ्रॉन कहेंगे। बोलो हाँ या ना? और फिर मैं बोलूंगा कि जिसको मध्यांश के अंदर जो पाया जाएगा उसे मध्यांशीय नेफ्रॉन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे?
तो जो जो मैं बोल रहा हूं उसमें तुम्हें हाँ और ना में जवाब देना है मेरे बच्चे। तो अगर एक किडनी के को हम लोग लेटा देते हैं, हमने क्या करने के मूड में हो? सर 2 मिनट, सर 2 मिनट लिटाइए ना किडनी को। हमने कहा अरे क्या बात करो। और भाई साहब ये गया मैं किडनी को लेके अपने अगले क्षेत्र में, और हमने कहा अब किडनी किडनी तू लेट जा जरा। किडनी ने कहा क्या बात कर रहे हो भैया, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हमने अरे समझ समझ में सवारे साढ़े हैं मेरे बच्चे सारे, है ना, तो तू लेट जाएगी थोड़ी सी ना, तो इनका मान सम्मान अभिमान सब रह जाएगा, वरना बोलेंगे। किडनी लेट गई। लेटी हुई किडनी कैसी लग रही तुम लोगों को? अच्छी लग रही है? आपने कहा सर क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल मस्त, जैसे लग रहा है क्वीन की तरह लेटी हुई है। हमने कहा गुड, ध्यान से देखिए, भावनाओं में ना बहिए ज्यादा। ये भाई साहब मूत्र नलिका है, ये ब्लड वेसल्स है, रक्त को अंदर जाते हुए दिखा देंगे तो ब्लड वेसल्स समझ में आ जाएगा। रक्त अंदर जा रहा है, ब्लड वेसल्स है। और यूरिन अपना पीला पीला होता है, तो भैया ये देखो बाहर निकल रहा है यूरिन। आपने कहा सर बाहर कुछ और भी निकलेगा। हमने कहा बोलो तो बोलो तो बोलो तो क्या कहना चाह रहे हो? आपने कहा सर ब्लड वेसल्स में कुछ ब्लड ब्लड ऐसी भी होती हैं जो आपके यहाँ पे क्या होती हैं, ये ब्लड वेसल्स। आपने कहा सर अब एक ही चीज रह गया, वही बता दो। हमने कहा बेटा मेरा बोलेगा तो क्या कहना चाह रहा है? सर न्यूरॉन्स। हमने कहा बस ठीक है, चलो ये रक्त वाहिनियां हैं, बोलो यस। सुनाई नहीं दिया सर जी? 1000 यस के कॉलम चाहिए, 1000 1000 महाकाल की जय हो। एक सुनो ध्यान से, 1000 एटलीस्ट यार, ये तो दिखाओ ना कि क्लास के अंदर बैठे हो और एक्टिवेटेड हो, हाइपर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की अवस्था में हो। छोड़ो ना यार, किडनी लेट चुकी है, तुम ना लेटो, है ना। इधर देखो, तुम थोड़ा बिल्कुल स्टैंडिंग कंडीशन में आ जाओ। तो देखो, अरे ध्यान से सुनो, तो बोलो मेरे ध्यान से बच्चों, ये बताओ यार कि ये क्या हुआ? ये हुआ आपके यहाँ पे रक्त वाहिनी, और ये क्या हुआ? न्यूरॉन। और मेरे बच्चे ये क्या हुआ? मूत्र वाहिनी। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? सर आ गई, अब बोलो आ गई ना। हमने कहा तो मेरे बच्चों प्यारे प्यारे, जगत के सबसे न्यारे बच्चे बोलेंगे, इस रीजन को हाइलम कहोगे कि नहीं कहोगे? सर जी कह दिया यार, अब तो छोड़ो ना हाइलम हाइलम। हमने कहा अच्छा बेटा छोड़ू, तो चलो अब जो मैं पकड़ने जा रहा हूं वो निहायत ही शानदार संरचना है। आपने कहा कौन होगा? हमने कहा आपके सामने वो संरचना ये रहा। ये रहा। सर ये क्या है? हमने कहा अगर ये संरचना तुम्हें समझ में नहीं आई तो भाई साहब सच बता रहे हैं कि ये फिर अंतिम क्लास आज की हो जाएगी मेरी जिंदगी की। ना रे, बोलो कौन है ये? बोलो बोलो कौन है ये? टर्मिनल पिरामिड है ये। अच्छा बेटा, अब आया समझ में कौन है? बोलो क्या है? सर रीनल पिरामिड है ये। अच्छा गुड, दिख तो रहा है ना तुम लोगों को? रीनल पिरामिड दिख तो रहा है ना? तो फिर हमको काहे की दिक्कत होगी भैया, हम तो बिल्कुल सुपर वाले मोड में है। हमने कहा अच्छा ओके, रीनल पिरामिड है क्या? रीनल पिरामिड है क्या? आपने कहा हाँ सर रीनल पिरामिड है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चे मेरे क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। और क्या बेटा, इस रीनल पिरामिड के अंदर ये पतली पतली नलिकाएं जो हैं, इधर देखो, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इनके अंदर ये पतली पतली नलिकाएं जो तुम्हें दिख रही है ना, ये 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 बताओ कौन है ये? सर ये सब सारी की सारी संग्राहक नलिका है। सर आप छोटी बड़ी क्यों करते जा रहे हो? हमने कहा ठीक है लो खुश। कौन है ये? संग्राहक नलिका। उल्टा चित्र बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा।
एक फोटो को निकाल के आपके सामने रखूंगा, और मैं कसम बता रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो गया ना, तो आज की डेट से आज के बाद उत्सर्जी तंत्र किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाऊंगा। अगर समझनात्मक तरीके से आप किडनी में घुस के जाके सही से पकड़ ना लाए तो बोलो मेरे साथ, क्या बोलोगे? इधर देखो, बोलो ये कौन है? संग्राहक नलिका। कौन है ये? संग्राहक नलिका है कि नहीं है? बताओ। देखिए संग्राहक नलिका। और मेरे बच्चों, क्या तुम्हें ये जोन पता है कौन है? क्या बात कर रहे सर, बच्चा बच्चा जानता है आज। बलकोट। सर आपने गलत लिखा है। हाँ मुझे भी लग रहा था यार, हिंदी में कभी कभी मिस्टेक हो ही जाती है। क्या लिख दिया मैंने अब? बलकोट। तो सर जी ये कौन है? मां आधा था यांस। मध्यांश और बलकोट तुम्हें दिख रहा है? अब जो प्रश्न आपसे कहने जा रहा हूं और जो आपको सचित्र वर्णन देने जा रहा हूं, उसका आंसर 5 मिनट बाद पूछना शुरू करूंगा। और अगर किसी लड़के ने कमेंट ना किया, मैं सच बता रहा हूं, मैं सीधा टिकट करा के सीधा पटना, बिहार, भागलपुर, कानपुर, मध्य प्रदेश, इंदौर, रीवा, पटना, कहीं पर भी, जबलपुर, सीकर, सब जगह पहुंच जाऊंगा। आपको आंसर देना पड़ेगा, ये मेरे क्लास का रूल है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चलेगा मैं दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? बेटा ईमानदारी, ईमानदारी दिखाओ, आपको देना पड़ेगा आंसर। देखो, अच्छा ये बताओ, ये कौन सी संरचना है बताओ? सर ऐसा नहीं लग रहा कि आप मुझे पका रहे हो यार? संग्राहक नलिका है, क्या बार बार पका रहे हो? हमने कहा रुक, समझ जरा, हम तो बड़ा नेता बन रहा है मेरा छोरा, ये आ जाए इसको दुनिया दिखा दो। सर ये क्या है? वही संग्राहक नलिका। सर इसमें इधर से भी तो कोई आएगा, फिर इसमें इधर से भी कोई आएगा। हमने कहा हाँ। सर कौन आएगा? बेटा डीसीटी आएंगे। ओके सर, और डीसीटी यहां तक आएंगे, और फिर सर, हमने कहा और फिर डीसीटी स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल स्लिम ट्रिम। आपको हो सकता है दिखे भी ना, इतने स्लिम। फिर बाहर जाते ही मोटे हो जाएंगे, फिर कैसे हो जाएंगे? ऐसे। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जैसे इधर की तरफ एक नेफ्रॉन से जुड़े होंगे, वैसे हो सकता है किसी नेफ्रॉन से ये इधर की तरफ जुड़े हों, है ना? हो सकता है कि इसका जो हेनलेज लूप है मेरे बच्चों, वो ज्यादा दूर तक जाए ही ना, यहीं तक रह जाए, और उसके बाद दोबारा इनको कौन मिल जाए? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर क्या मिल जाए? क्या बोल रहा हूं मैं? फिर क्या मिल जाए? ग्लोमेरुलस। आई यार, सर कहना क्या चाहते हो? सुनो ध्यान से मेरे बच्चों, ये बताओ, मेरे साथ साथ नाम लो, बताओ क्या है ये? सर ये है बोमन सेम्पुट। बोमन संपुट, बोमेंस कैप्सूल। मेरे बच्चों इसका नाम लो। सर इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे? पीसीटी। मेरे बच्चों इसको क्या बोलेंगे? हेनले नलिका। हेनले नलिका, नलिका। अब जब हेनले नलिका को पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, इनकी संरचना बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा ये नीचे को जा रही है तो डिसेंडिंग, ये ऊपर को जा रही है तो असेंडिंग। चल मेरे बच्चे, टिक 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 टिक, इसको बता क्या है ये? डीसीटी। ये क्या हो गया? डीसीटी। और ये कौन हो गया? कलेक्टिंग डक्ट, सी डी, कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका। लेकिन इधर की तरफ दूसरा नेफ्रॉन है, इसमें ये कौन हो गया? बोमेन संपुट। बोलो मेरे साथ साथ आंसर दे, मैंने कहा था 5 मिनट बाद आपको आंसर देना पड़ेगा, तो बोलो इसको क्या बोलेंगे?
ए के सामने लिखो ए बोमन संपुट लिखो, मैं आंसर चेक करने जा रहा हूं अभी आपका। ए बोमन संपुट, तो मेरा बच्चा बोलेगा बी क्या है? बी क्या है सर? पीसीटी है। तो मेरा बच्चा बोलेगा सी क्या है? सर हेनलेज लूप है। मेरा बच्चा बोलेगा डी क्या है? मेरा बच्चा बोलेगा सर डीसीटी है। हमने कहा यार अब एक बार बता दो ना, ई क्या है? सर कलेक्टिंग डक्ट है, संग्राहक नलिका है। तो ए बी सी डी एनीबॉडी कैन डांस नहीं। इधर देखो ध्यान से, ए फॉर बोमन संपुट, बी फॉर प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, सी फॉर हेनलेज लूप, डी फॉर डीसीटी एंड सी फॉर कलेक्टिंग डक्ट। गौर से सुनिए ये चारों पांचों पॉइंट, एक एक संरचना को बताओ कौन सी संरचना वलकुट में पाई जाती है, कौन सी संरचना मध्यांश में पाई जाती है। आप सभी लोग आंसर दोगे, मैं बात बात बोल रहा हूं इस बात को। आप बताइए मुझे, क्या आप सभी लोगों को वलकुट के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और बोमेन संपुट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आंखें खोलो और देखो ध्यान से। दिखा? तो लिखो नेफ्रॉन में या नेफ्रॉन का जो कॉर्टिकल रीजन है या किडनी का जो कॉर्टिकल रीजन है, उसमें नेफ्रॉन की लिखो लिखो लिखो, किडनी का जो कॉर्टिकल रीजन है, किडनी का जो कॉर्टिकल यानी बलकुट रीजन है, उसमें बोमेन संपुट, पीसीटी, डीसीटी, ये आप कमेंट में लिखोगे, नोट्स में नहीं रे बेवकूफ। पीसीटी, डीसीटी, कुछ भाग हेनलेज लूप और संग्राहक नलिका के पाए जाते हैं। जबकि मध्यांश में केवल संग्राहक नलिका और हेनलेज नलिका पाई जाती हैं। संग्राहक नलिका और कुछ हेनलेज नलिका पाई जाती हैं। अब जो बात बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, फिर अभी आगे आएंगे तो उसके बारे में देखेंगे। इस प्रकार से लिखना नहीं है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, इस प्रकार से जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, उसमें कॉर्टेक्स के रीजन में पाए जाने वाले नेफ्रॉन की बात हो रही है। और फिर जो मेडुलरी नेफ्रॉन है, उसमें मेडुला के अंदर नेफ्रॉन का जो भाग पाया जाता है, सिर्फ उसकी बात हो रही है। तो जब कभी कोई तुमसे बोले कार्टिकल नेफ्रॉन का काम क्या है, और जब कोई तुमसे पूछे कि मेडुलरी नेफ्रॉन का पार्ट क्या है, जब कोई तुमसे पूछे बलकुटीय नेफ्रॉन का काम क्या है, और जब कोई तुमसे पूछे मध्यांश नेफ्रॉन का पार्ट क्या है, काम क्या है, आपको आना चाहिए। आपने मुझसे बोला कि सर आ गया, हमने कहा नहीं, क्योंकि सच बात यह है कि तुम्हें अभी सिर्फ और सिर्फ नेफ्रॉन मैंने किडनी के अंदर बताया है। एक संरचना ये ली थी और फिर एक संरचना ये ले ली, और थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश की, है ना? आपने कहा सर नेफ्रॉन दिखा दो, केवल किडनी को बाहर हटाओ। नेफ्रॉन लेके आते हैं, खेलते हैं, इसको देखते हैं क्या दम है इसके अंदर। हमने कहा मेरी संरचना लहर नहीं रही है मेरे बच्चों, इस बात को याद रखना, किसी भी रीजन में मेरी संरचना लहर नहीं रही है। तो इस फोटो को एनसीईआरटी में देखो, आता है, और इसके बगल में बनाता हूं सुपर से भी ऊपर लेवल का नेफ्रॉन। या इस फोटो को देख के जल्दी से निकल लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है क्या? अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, वृक्क धमनी, वृक्कीय सिराना, कुछ भी नहीं, कुछ भी, सारा का सारा फोकस मार रहा है रे, बकवास है पॉइंट, है ना?
चलो मेरी तरफ से एक फ्री का पॉइंट ले लो ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा फील गुड आए। तो फ्री का पॉइंट वो क्या होता है? फ्री का पॉइंट वो होता है जिसके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम से कम होती है। ये इतना पूछा जा चुका है। ये है किडनी यानी वृक्क, वृक्क मीजोडर्मल, डर्मल ओरिजिन के होते हैं, ओरिजिन के होते हैं, है ना? बाकी ज्यादा इनके बारे में कुछ है नहीं। तो ये था भैया पहला पॉइंट। आपसे निवेदन था कि किडनी का पोर्शन हो गया। किडनी के बारे में हम लोग ये सब देख ही चुके हैं, नेफ्रॉन, किडनी और ये सब कुछ। मूत्रवाहिनी देख चुके हैं, वृक्क देख चुके हैं, पेल्विस देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक पॉइंट मैंने बताया, इनके बीच बर्तनी के स्तंभ पाए जाते हैं यहां पे। आपने कहा सर इस रीजन को तो आपने बताया नहीं। हमने कहा भैया गलती से भूल गए, बताना चाहता था। जो ये ब्लड वेसल्स हैं, बता दूं, अभी तो बता दूं ना। ये जैसे सपोज दैट, तुम तो ये जानते हो ना कि यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे आप यहाँ पे ये ऐसे पाया जाएगा, इस संरचना जानते हो कि नहीं जानते? बात, ये बात तो जानते हो ना? संरचना दिख ही नहीं रही है तो क्या ये जानोगे तुम? ये लो दिखाता हूं तुम्हें। सभी लोग रेडी हो जा रहे? ये लो, सुपर से भी ऊपर वाला संरचना देखो। बोलो ये कौन है? सर बोमेन संपुट। बाहर आते हैं, इसको भी हटाते हैं। बोलो ये कौन है? सर जी बोमेन संपुट। बोलो ये कौन है? सर जी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। बेटा जी ये कौन है? सर जी हेनलेज लूप। ये कौन है? हेनलेज लूप। सर जी ये कौन है? टीसीटी। ये कौन है? कलेक्टिंग डक्ट। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ ना? अब ये बताओ ये कौन है? रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी। अब रक्तवाहिनी कह रही है मैं कुछ इधर जाऊंगी, कुछ मैं इधर जाऊंगी और बाकी तेरे पीछे आऊंगी। हमने कहा वाह बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जो रक्तवाहिनियां हैं उनमें जो आपके यहाँ पे वृक्क धमनी है, जो शुद्ध रक्त लेके जाएगी, वो शुद्ध रक्त को लेकर धीरे धीरे किडनी के नेफ्रॉन की ओर बढ़ती है। हमने कहा और बताओ कैसे हो? उसने कहा भैया धमनी के छोटे छोटे संरचनाएं होती हैं। हमने कहा गुड सर, ये धमनी इधर जा सकती है, ये धमनी कहीं और जा सकती है, और ये वाली धमनी जो है ना ये आएगी यहां। हमने कहा वेरी गुड। तो ये बताओ धमनी थोड़ा ना, इनको हम लोग धमनिका बोल सकते हैं? आपने कहा सही पकड़े हैं, आप इनको धमनिका ही बोलें, ज्यादा सुंदर लग रहा है बोलने में। ठीक है, तो हमने कहा मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। ये आई धमनिका कहां पे? आपके नेफ्रॉन पे, और ये गई धमनिका आपके नेफ्रॉन से। और भैया जो आई थी वो मोटी और जो गई थी वो पतली थी। हमने कहा मोटू पतलू चल रहा है क्या? तो कहना ये चाह रहा हूं, इस संरचना को भी आगे बवाल लेवल पे देखेंगे, बवाल लेवल पे भैया, बवाल लेवल पे। तो अभी क्या करने वाले हो? अभी मैं ये करने वाला हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि रीनल कॉलम के बीच से होकर रक्तवाहिनियां नेफ्रॉन तक पहुंचती हैं। रीनल कॉलम ऑफ बर्तनी से होकर रक्तवाहिनियां नेफ्रॉन तक पहुंचती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नेफ्रॉन को आपके शरीर का 20% रक्त छानने के लिए मिलता है, और उस 20% रक्त को छानकर आपकी किडनी प्रतिदिन 180 लीटर, 180 लीटर, सुन रहे हो ना, मूत्र नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिल्ट्रेट का निर्माण करती है। अब उस फिल्ट्रेट से मूत्र बनाएगी, कैसे बनाएगी, क्या बनाएगी, यही तो आगे का स्कोप है। लेकिन जो यहां पे फ्लूइड छोड़ा गया, यहां पे ब्लड वेसल्स द्वारा,
पूरी किडनी के हर एक नेफ्रॉन को हर एक किडनी से, दोनों किडनी से लेते हुए मनुष्य के शरीर तक जब हम पहुंचे, प्रति मिनट से होते हुए प्रति घंटा से लेते हुए 24 घंटे तक जब हम पहुंच के इसको कैलकुलेट करते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि हमारी किडनी पूरे दिन में कम से कम 180 लीटर फिल्ट्रेट का निर्माण करती है, जिनमें से 1.8 लीटर भी मूत्र नहीं बना पाती है। 1.5 लीटर से 4 लीटर के आसपास बनाती है, यानी कि 1% से भी कम मात्रा मूत्र में परिवर्तित होता है। 1% से भी कम मात्रा मूत्र में परिवर्तित होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि 99% से अधिक मात्रा को दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है, और दोबारा अवशोषित करने की इस प्रक्रिया को पुनर्अवशोषण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे यार? बोलेंगे सर? और अगर पुनर्अवशोषण बोलेंगे मेरे बच्चों, अगर पुनर्अवशोषण बोलेंगे, अगर पुनर्अवशोषण बोलेंगे, तो क्या सच में हमें नहीं पता है कि जो पुनर्अवशोषण प्रक्रिया है, या जो पुनर्अवशोषण पूरा का पूरा मेथड है, उसमें अवशोषण के लिए सरफेस एरिया चाहिए बहुत ज्यादा, और इसमें किस प्रकार का उत्तकीय वितरण होगा, किस प्रकार के उत्तक प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर पाए जाएंगे। आप में से कुछ हाइपर एक्साइटेड स्टूडेंट लिखना शुरू कर देगा, भाई 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 रुक, सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया मिलते हैं ना यार। सर एनसीईआरटी पेज नंबर 101 पे लिखा हुआ है कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया पाया जाएगा, तो आप क्यों नहीं सुन रहे हो? नहीं सुनना चाहता ना मैं, बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं पढ़ा रहा हूं जहां पे आप ये सोचो कि यार ये तो होता ही है, ये तो होगा ही, ये तो ऐसे ही होता है ना। क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये बताऊंगा मैं तुम्हें। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आपको यह देखना है कि आपके वृक्क नलिकाएं, आपके वृक्क की नलिकाएं, या आपके जो है, जो भी आपका जो नेफ्रॉन्स हैं, वो कितना प्रतिशत फिल्ट्रेट, किस तरीके से सब कुछ का निर्माण करते हैं। तो यहां तक ये बात बहुत क्लियर अभी तक चल रही थी। अचानक एक सुपर लेवल का क्या हुआ, आपके यहां पे संरचना आई, और वो संरचना ऐसी थी। आप एनसीईआरटी की प्रत्येक संरचना को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको प्रत्येक संरचना फुल विवरण में बताऊंगा। तो आपने कहा कि सर ये संरचना कहां पाई जाती है? हमने कहा बनाऊं क्या? सर क्या बनाने के मूड में हो? संरचना दिख रहा है सब कुछ? अब ये क्या बना दिया आपने? नहीं पता तुम्हें? ये आपके ही किडनी का, ये आपकी ही किडनी का एक रूप है, एक नाम है, जिसका नाम था मध्यांश। बोलो मेरे साथ, मध्यांश पिरामिड। बोलो, पिरामिड। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? इसको बोला गया मध्यांश पिरामिड। तो क्या मेरा बच्चा बोलेगा कि इस संरचना को, फिर बोल दिया वलकुट, क्या इस संरचना को वलकुट या कॉर्टेक्स कहा जाता है? हाँ या ना? क्या इसको मेडुला कहा जाता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट। तो अगर ये संरचना हो गई, तो जो रक्त को ये देख रहे हो, रक्त वाहिनी, इसके बारे में सुनो। एक आपकी रियल पिरामिड ये हो गई,
और दूसरी रीनल पिरामिड ये हो गई। और इन दोनों रीनल पिरामिड के बीच में, कहते हैं ना एनसीईआरटी की जिरोक्स करके दूंगा आपको, इन दोनों रीनल पिरामिड के मध्य में आपको दिखाई दे रही होगी ये लाइन। इन दोनों रीनल पिरामिड के मध्य में यहां पर जो संरचना, जो गैप होता है, इसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, बर्टनी या बर्तनी के स्तंभ, बर्तनी के बर्तनी के स्तंभ। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बर्तनी के स्तंभ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गौर से देखिए बर्तनी के स्तंभ। और मेरे बच्चों, बर्तनी के स्तंभ से होते हुए जो वो धमनी और शिराएं थी वो आएंगी। आपने कहा पक्का? हमने कहा अरे आ गई, ये देखो ये लहर के आ रही है, आए हाय हाय, आए हाय हाय हाय, ओए हाय हाय। हमने कहा वाह, ओए हाय हाय, ओए हाय हाय, ओए हाय 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 हाय। हमने कहा वाह, लेकिन सर इसमें से कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, क्योंकि अगर ये है सर जी धमनी, तो पिछले बहुत छोटे छोटे जब हम लोग बचपन में थे तो आपने कहा सर धमनी जो होगी, धमनी, धमनी वो आगे चलकर धमनिका में विभाजित हो जाएगी। किसमें? धमनिका में। धमनिका में विभाजित हो जाएगी। आपसे हमने कहा अगर ये धमनिका में विभाजित हो जाएगी तो यही धमनिका लेके चलेंगे और रख देंगे यहां पर, और फिर यही धमनिका जो है, कहां कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं रे, यही धमनिका लेके चलेंगे और रख देंगे भैया यहां पर। लेकिन रक्त लेकर आने वाली धमनिका और रक्त को लेकर जाने वाली धमनिका में, रक्त को लेकर आने वाली धमनिका मोटी है, रक्त को लेकर जाने वाली धमनिका पतली है। तो भैया ये आ गए आपके सामने दो किरदार। एक का नाम था मोटू, क्या नाम था? मोटू। और दूसरे का नाम क्या था? पतलू। ये होगा भैया मोटू पतलू। तो मोटू का नाम था अभिवाही धमनिका, यानी अगर कोई आपके ब्लड के अंदर, आपके नेफ्रॉन के अंदर आता है तो उसका करोगे आवा भगत, तो गीत गाओगे। कौन से गीत? अभिनंदन गीत गाएंगे हम लोग, है ना। आप अभिभूत हो गए किसी के आने से, आपके घर में कोई आया है तो उसका अभिनंदन करेंगे। तो अभिवाही, क्या बोला आपने? अभिवाही धमनिका। बोलो समझ में बात आई कि नहीं आई? यानी ये धमनी के खंड हैं, धमनी के पार्ट हैं, धमनी के भाग हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? और जो बाहर निकला उसको बोलेंगे अपवाही धमनिका। क्या बोलेंगे? अपवाही धमनिका। तो अभिवाही धमनिका वो धमनिका होती है जो आपके किडनी के नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस पे, यानी कि बोमेन संपुट पर जाकर खुलती है। खुलने के बाद यही वहां पर अपने अंदर पाए जाने वाले द्रव्य यानी फिल्ट्रेट को छान देती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विधि द्वारा, बताएंगे भी आगे। और कुछ फिल्ट्रेट वहां पर रह जाते हैं, और फिर फिल्ट्रेट को छोड़कर जो बचा हुआ रक्त जब बाहर जाता है तो उसकी मात्रा कम होती है। कम मात्रा की वजह से ल्यूमेन का कम होना यह इंडिकेट करता है कि अगर कोई तुमसे पूछे अपवाही धमनिका और अपवाही धमनिका में किसका आयतन कम होगा, किसका ल्यूमेन कम होगा, गौर से मुंह में, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल, मुंह में मुंह डाल के बोलने जा रहा था। हे भगवान, कितना गंदा हो जाता है ना, अश्लील हो जाता है ना। आंखों में आंखें डाल के बोलना कि अभिवाही, क्योंकि अब जब बोलते वक्त घमंड नहीं, स्वाभिमान और ईगो, मतलब ईगो भी नहीं बोला जाए क्या, स्वाभिमान और मतलब रिस्पेक्ट आनी चाहिए। देखो ऐसा नहीं है। अभिवाही धमनिया मत बोला, धमनिका, है ना, ये धमनिका
का बच्चा है ना। तो धमनिका कितने बच्चे, 6 से लेकर 8 बच्चे होते हैं। एक धमनी के 6 से लेकर 8 बच्चे होते हैं, जिनको धमनिका कहते हैं। फिर एक प्रत्येक धमनिका के 10 से लेकर 100 तक कैपिलरी केशिकाएं होती हैं, है ना। तो जब धमनिका, अभिवाही धमनिका आई तो उसका ल्यूमेन भैया था ज्यादा, और फिर उसने अपना फिल्ट्रेट यहां पे छोड़ दिया। और जब वो जाने लगी तो हमने कहा भैया अभिवाही धमनिका, जब तुम आई थी तो तुम मोटी थी, और जब जा रही हो तो तुम पतली हो गई हो, हुआ क्या? ने कहा मत पूछो। जब मैं बोमेन संपुट के अंदर गई तो वहां क्या हुआ, मैंने देखा कि भाई हम लोगों को छानने लगे। बोले कि जो भी अशुद्धियां आपके रक्त के अंदर है वो यहीं छोड़ के जाओ। सभी कोशिकाएं पीछे पड़ गई। हमने भी सोचा दे ही देते हैं, तो वो जो मेरे पास अमोनिया और यूरिया था ना, सब उधर डाल दिया, ज्यादा ज्यादा जो भी चीज। तो एक्सेस मैं उधर निकाल के आई हूं। एक मिनट, एक्सेस निकाल के ये मतलब क्या? जो भी मेरे शरीर के अंदर ज्यादा था वो मैं उधर छोड़ आई हूं। अच्छा, तुझे नहीं लगता है कि, अच्छा कितना छोड़ के आई है तो? लगभग 125 ml/मिनट। हर एक मिनट में मैं इतना ml छोड़ के आ रही हूँ। ओके, तुझे लगता तू 180 लीटर के आसपास छोड़ के आई है? हाँ, मैं जानती हूँ, एनसीईआरटी में लिखा है 180 लीटर। क्यों 180 लीटर? तुम कितने किलो के हो? मैं मुश्किल से 70 से 75 किलो, और तुम 180 किलो छोड़ आए हो। मतलब 180 लीटर पानी अपने किडनी के पास। ए हेलो, सही है। कहां से? इसका मतलब ये हुआ, जो 180 लीटर तुम छोड़े हो, तुम्हारी औकात नहीं छोड़ने की। तुम्हारी औकात नहीं है 180 लीटर छोड़ने की, क्योंकि तुम खुद 70-80 किलो के हो। तुम 180 लीटर फिल्ट्रेट निकाल दोगे? ओ भाई, बात तो सही है। फिर क्या करना है? फिर सुनो, जो छोड़ के आए हो ना, उसे जाओ और लेके आओ। और मैं नहीं जानती कि तुम कैसे लेके आओ। ब्लड वेसल ने किया यार, मसला खड़ा हो गया यार, कैसे जाए लेने? सुना ध्यान से। तो कहते हैं ना कि जहां गलती हुई है उसी के आसपास घूमो, गलतियां सुधारी जा सकती हैं। जिस स्टेप पे गलती करो, उस स्टेप को इतना साउंड क्रिएट कर दो ना कि मतलब वो अपने आप आ जाए तुम्हारे पास। अब ये पहुंची तो अपवाहित हमने कहा, पहुंचते डीसीटी के पास। देखो ये डीसीटी, ये पीसीटी के पास पहुंचे, पहले पीसीटी के पास पहुंची ना, फिर ये डीसीटी के पास पहुंची, फिर डीसीटी से होते हुए हेनलेज लूप, हेनलेज लूप से होते हुए पूरा हेनलेज लूप। और फिर देखना बहुत ध्यान से, जब यहां निकलती है तो इसका ल्यूमेन और इसका ल्यूमेन लगभग एक बराबर होता है। और जब निकली तो मुस्कुराते हुए किडनी से बोला हेलो, मैं जा रही हूं। तो किडनी ने बोला कितना रीगेन किया? उसने कहा जितना 180 लीटर फ्लूइड मैंने वहां पे रिलीज किया था ना, अब तो ये समझ ले कि 179 तक, लगभग 178.5 लीटर तो मैंने गेन कर लिया है। बाकी मैंने छोड़ दिया। हमने कहा क्यों? क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक था। वो लेके अगर मैं अपने ब्लड के अंदर आती तो ब्लड तो सोच भी नहीं सकता ब्लड कितना टॉक्सिक हो जाता। उसको मैंने छोड़ दिया। वो सुबह तुम रिलीज करोगे, परेशान ना हो। हमने कहा ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे। लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है? हमने कहा बहुत सुपर। यानी कि ये जो तुम रक्त वाहिनियां देख रहे हो ना, ये ये केशिकाएं देख रहे हो ना, ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, ये नीचे जाने वाली, सॉरी ये नीचे जाने वाली, ये ऊपर आने वाली, है ना, है ना। जो जो भुजा आपके यहाँ पे क्या होगी, नीचे जाएगी। जो भुजा नीचे जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे आरोही भुजा। क्या बोलेंगे आपके यहाँ पे? आरोही, आरोही भुजा। और जो भुजा ऊपर जाएगी, इधर देखो ध्यान से, जो भुजा नीचे जाएगी, जो भुजा नीचे जाएगी, देखो ध्यान से, ये नहीं जाएगी, ये तो ऊपर जा रही है। जो भुजा नीचे जा रही है इसको हम लोग को आरोही बोला। तो अब ये भुजा कौन सी हो गई आपके यहाँ पे?
अवरोही, अवरोही भुजा। किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा सर आरोही और अवरोही तो हम हेनलेज लूप के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं ना, आपने ब्लड वेसल में बता दिया क्या? हमने कहा और नहीं तो क्या। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे तभी हम लोग बोल पाएंगे कुछ। तो सर ये हेनलेज लूप है हमने कहा, और सर ये ब्लड वेसल्स है, इन दोनों के लिए कोई एक डायलॉग है? हमने कहा क्या मतलब तुम मुझसे डायलॉग सुनना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं। आपने कहा जी सर। हमने कहा बेटा तो इससे कहते हैं, सुन लो क्योंकि सुन पाओगे नहीं जितनी कड़वी सच्चाई है, इसे कहते हैं, ये ब्लड वेसल्स जो इनको कहते हैं वासा, वासा रेक्टा। ध्यान से देखो क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। दिखाई दे रहा है सबको वासा रेक्टा? दिखाई दे रहा है? वासा रेक्टा दिखाई दे रहा है कि नहीं? सुपर वासा रेक्टा। तो ये कौन है, इनको तो जानते ही हो। चलो ये कौन है, वोमेन संपुट। चलो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। अब भाई मैं खत्म करने के मूड में हूं, ये बताओ कौन है? ए क्या है, कमेंट करो। वोमेन संपुट। तो मेरे बच्चों बी क्या है? पीसीटी। मेरे बच्चों सी क्या है? हेनलेज लूप। बच्चा मेरे डी क्या है? डीसीटी। मेरे बच्चों ई क्या है? तो बोलो ए बी सी डी ई कौन है? ए फॉर वोमेन संपुट, बी फॉर पीसीटी, सी फॉर हेनलेज लूप, डी फॉर डीसीटी, ई फॉर कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका या संग्रह नलिका। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और ये जो ब्लड वेसल्स है यानी कि रक्त वाहिनियों का जाल है ना, यानी कि ये जो धमनिकाओं का वाल है, धमनिकाओं का जाल है, इनको बोला गया भैया, बोलो वासा रेक्टा। वासा तो ए बी सी डी ई हो गया ना, तो एफ भी कर दो, एफ फॉर वासा रेक्टा। लेकिन सर ए बी सी डी ई एफ तो हो गया, हमने कहा हाँ, लेकिन सर आप छोड़ रहे हैं किसी को। हमने कहा किसको? आपने कहा सर इसको। हमने कहा है कौन? आपने कहा सर केशिकाओं का गुच्छा। किसका गुच्छ? इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लो, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। क्या बोलोगे इसको? ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ। अरे लिखा है यार, क्या लिख रहा हूं मैं, केशिका गुच्छ। या ऐसा करो ना, इसको कह दो ए बी सी डी ई एफ जी फॉर ग्लोमेरुलस। हो गया? है ना जानदार, सुपर शानदार पॉइंट। तो ये थी संरचनात्मक विवरण पूरा का पूरा। अब आते हैं थोड़ा सा, इतना सा पॉइंट लेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, बोमेन संपुट और इनके क्रियाकलाप। बोमेन संपुट। चलो बताओ मुझे, चलो बताओ मुझे सर क्या पूछना चाहते हो? अभिवाही नलिका की धमनिका का जो नलिका है वो मोटी होगी कि पतली होगी? बोलो मेरे साथ साथ, मोटी होगी। और अपवाही धमनिका जो होगी वो क्या होगी आपके यहाँ पे? पतली होगी। पतली होगी। ध्यान से देखिए, क्या लिख रहा हूं रे मैं। क्या होगी आपके यहाँ पे?
पतली होगी। देखते रहो। तो ये एक हो गई मोटी, एक होगी पतली। चलो नाम लो इसका। ये कौन है? ये कौन है? G फॉर ग्लो। MERULUS, इसको बोलते हैं ग्लो मेरुलस। ग्लोमेरुलस। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? ग्लोमेरुलस बहुत सुपर पॉइंट है। अच्छा, ये जो है समीपस्थ स्वालत नलिका, यानी कि सी PC और T, PCT है। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं? तो एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनते जाओ मेरे साथ। चलो बताओ, इसके अंदर की लेयर स्तर कौन होगा? इसके अंदर का स्तर कौन होगा भैया? अगर ये रक्त वाहिनी है, अगर ये रक्त वाहिनी, चाहे धमनिका हो, चाहे सिरा हो, चाहे आपके यहाँ पे क्या हो, धमनिकाएं हो, चाहे सिराकाएं हो, चाहे आपके यहाँ पे केशिकाएं हो, जो भी होंगी आपके यहाँ पे, ये होंगी आपके यहाँ पे सरल सरल तल की उपकला से बनी हुई, सरल तल की उपकला से बनी हुई होंगी, उपकला से निर्मित होंगी। आपने कहा अरे वाह सर, सही पकड़े हैं। आपने कहा सर ये तो था ए, हमने कहा ठीक है। सर ये संरचना है बी, इसको पहले पहचानो। हमने कहा ठीक है, पहचानते हैं। इनका नाम होगा बेटा कोशिका नहीं, केशिकाएं। केशिकाएं, केशिकाएं। आपने कहा सर अब यार इसका भी बता दो कि इसमें कौन सी उपकला पाई जाएगी। हमने कहा इसमें भी पाई जाएगी सरल सल की उपकला। कौन सी उपकला पाई जाएगी? सरल सल की उपकला। आपने कहा सर बस अब ये बता दो ये अपवाही धमनिका है। हमने कहा ठीक है बेटे। सर ये बताओ जाते जाते अपवाही धमनिका के अंदर कौन सी उपकला पाई जाएगी? हमने कहा मेरे बच्चों इनके अंदर भी पाई जाएगी सरल सल की उपकला। आपने कहा सर आपने सरल सल की सरल सल की सरल सल की बोल बोल के पका दी हो यार। हमने कहा अभी तो शुरू हुआ है रे, आगे आओ। एक बात बताओ, ये कपनुमा संरचना है, तो बोमेन संपुट को बोमेन प्याला बोला जा सकता है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। यानी कि बोमेन संपुट के ऊपर पाई जाने वाली, बोमेन संपुट के ऊपर पाई जाने वाली एपिथीलिया, एपिथीलिया या उपकला जो होगी उसका भी नाम आपके यहां पे सरल तल की उपकला होता है। सरल सल की उपकला। गौर से देखिएगा, अब सभी के सभी सरल सल की उपकलाएं हैं ब्लड के अंदर और बोमेन्स संपुट के अंदर। तो सरल सल की उपकला यानी पतली महीन झिल्ली, जिससे होके हाई कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन की तरफ, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आयनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। मिनरल आयन और ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। हाँ और ना में जवाब दो। और अगर ये सब एक तरफ से दूसरी तरफ इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है मेरे बच्चों, तो यहां पे डबल फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हो गई। यानी कि अगर देखा जाए तो इस प्रोसेस में जहां पर ब्लड से होके सिस्टम कहा जाता है उपकला, ब्लड की उपकला को, ब्लड वेसल्स यानी केशिकाओं की उपकला को पार करते हुए बोमेन संपुट की उपकला पे जाता है। तो एक उपकला हुई किसकी? आप क्या पे बताइए जल्दी जल्दी। एक उपकला होती है, ध्यान से देखिए, एक उपकला पाई जाएगी किसकी? ब्लड वेसल्स की। फिर एक उपकला पाई जाएगी किसकी? बोमेन संपुट की। बोमेन संपुट की। दोनों उपकलाओं के बीच में मेरे बच्चों बहुत ध्यान से आंसर देना, बहुत ध्यान से। दोनों उपकलाओं के बीच में दोनों उपकलाओं की बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होंगी। क्या होंगी बच्चों? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई किसकी?
ब्लड वाली उपकला की, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई किसकी आपके यहाँ पे, जो वोमेन संपुट था। तो इस तरीके से देखा जाए तो जैसे हम लोगों ने किसके अंदर किया था, श्वसन के अंदर, तो ये एक कला, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये हो गई एक कला, ये हो गई दूसरी कला, और ये हो गई तीसरी कला, कला। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो ये तीन कला यानी तीन लेयर से मिलकर बनी होती है। तो कहते हैं कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, कितनी लेयर, लेयर। तो आपका आंसर होगा तीन लेयर। देखो ध्यान से, कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, तो आपका आंसर होगा तीन लेयर। कितनी मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, कितनी मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, दो मेम्ब्रेन। क्या बोला मैंने, लेयर, हाँ ठीक है, गड़बड़ हो रहा है मामला। कितनी मेम्ब्रेन, क्या कर रहा हूं मैं देखिए ध्यान से, कितनी लेयर होगी आपके यहाँ पे, तीन लेयर होगी। और अगर पूछा जाए कितनी मेम्ब्रेन होगी, तो दो। तो क्या सर लेयर और मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस है, या कितने एपिथेलियल मेम्ब्रेन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एपिथेलियल बताओ चाहे जो, दो मेम्ब्रेन होगी। यानी कि दोनों मेम्ब्रेन होगी किसकी आपके यहाँ पे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन की दोनों लेयर एक दूसरी तरफ होंगी, एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इसलिए जो लेयर्स का निर्माण होगा वो टोटल तीन लेयर का निर्माण होगा, जिसमें सबसे पहले आपके यहाँ पे रक्त वाहिनी में पाए जाने वाले सरल सल की उपकला होंगी। उसके बाद आपके यहाँ बेसमेंट सबस्टेंस होंगे, और उसके बाद आपके यहाँ पे जो लेयर होगी वो होगी वोमेन संपोर्ट के सिंपल सल की उपकला। दैट्स इट। ये था वोमेन संपुट के बारे में सुपर से भी ऊपर इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखो, आपने कहा ठीक है यहां तक तो सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। ध्यान से, ध्यान से देखिए सब लोग। अभी बताइए सर कि कौन सी जगह पे कौन सा उपकला पाई जाती है, बताओगे आप। हमने कहा रे बताएं कि मेरा फेवरेट जॉब है रे, देखना चाहोगे, आओ दिखाते हैं। ध्यान से देखना, वृक्काणुओं में विकर्ण समीपस्थ संवलित नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका आदि वृक्क के बलकुट भाग में, जबकि हिनलेज लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। ये देखो मैंने बता दिया था, समीपस्थ दूरस्थ ये सब तो बता चुका हूं ना। तो मेरे ख्याल से रंग देते हैं इसको, ज्यादा बेहतरीन पॉइंट निकल के आएगा, है ना। लो, खूब जबरदस्त पॉइंट बताने वाला हूं आप लोगों को, आपको मजा आ जाएगा। ऐसा पॉइंट बताऊंगा कि बिल्कुल सुपर लगेगा तुम लोगों को, वाह मजा आ गया। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और इन्हीं सब के बारे में होगी बात, है ना। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, या ये कह लो कि नया पेज चाहते तो ले आते, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर मैं चाह ही नहीं रहा हूँ कि नया पेज आए, क्योंकि मेरे पास स्पेस है ना, उसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। चलो रेडी हो गए सब लोग, अब मेरे ख्याल से कहीं कुछ कोई दाग नहीं है, सब रेडी हो ना। आओ देखते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। आओ देखते हैं।
दोबारा बनाते हैं, देखो। है ना? इस संरचना को मेरे साथ बनाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, गारंटीड। दिख रहा है आपको? गौर से देखिए। चलो, अब एक एक करके पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना? छोटे छोटे फ्रेम, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर देखते चलो फटाफट, है ना? छोटे छोटे फ्रेम देखना, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इस तरीके से। ओ ओ ओ ओ भाई, ओहो। देखिए इस स्ट्रक्चर को। अब हम लोगों को देखना है क्या, इनके बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाएंगी। ध्यान से देखना। ये हो गया, है ना? उसके बाद बॉर्डल सेल्स लगा दो। एक एक छोटे छोटे से फोटो को देखते हुए चलना। सब कुछ जानते हो, कुछ चीजें नई ऐड हुई हैं, बाकी सब कुछ पुरानी है मेरे बच्चे, है ना? तो हाँ ठीक है, ओके।
ये हो गया, है ना। एक एक पॉइंट देखेंगे। है ना। पहला, ये हो गया अभिवाही, ये हो गया अपवाही, अपवाही, शॉर्ट में लिखते हैं। ये हो गया फ्लो, MERU। ये हो गया मेरे बच्चे PCT। ये हो गया मेरे बच्चे DCT। ये हो गया संग्राहक नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट। ये हो गया डिसेंडिंग इनलेज लूप। ये हो गया ऊपर जाने वाले को बोले असेंडिंग, क्या बोलेंगे, असेंडिंग इनलेज लूप, यानी वही हो जाएगी आपके यहाँ पे कौन सी, इसे बोलेंगे आरोही, आरोही, और इसे बोलेंगे अवरोही, अवरोही। ये बात हो रही है ना। अब एक सेल्स लगाते हैं हम लोग कहाँ पे, ये पॉइंट। ये सेल्स देख रहे हो आप, ये सेल्स, ये अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखोगे ना, इसको, इस सेल्स को ऐसे लेके आओ बाहर, बहुत ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे, है ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिका, जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिका। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जेक्स्टा, जेक्स्टा ग्लोमेरुलर को। अब सुनो ध्यान से, चलो बताओ, चलो बताओ, इसको छोड़ दो, हेनलेज लूप की बात है। ये कौन है, ये कौन है, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट का अधमा पुट संपुट। ये है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। यहां पे पाया जाएगा सरल कल की उपकला। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सरल सल की उपकला, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत ध्यान से देखना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग जब एनसीईआरटी के पेज नंबर 101 पर जाते हैं, तो एनसीईआरटी अपने पेज नंबर 101 पे लिखती है कि टीसीटी और डीसीटी पे, किस पे, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल पर सरल, सरल, बहुत ध्यान से, घनाकार उपकला पाई जाती है। हमने कहा वाह, मजा आ गया। कौन सी उपकला पाई जाती है, सरल, सरल मतलब एक स्तरीय, सरल घनाकार यानी क्यूबॉइडल घनाकार कार उपकला पाई जाती है, उपकला पाई जाती है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, बोलो। यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में भी सरल घनाकार उपकला पाई जाएगी। किसके किसके अंदर पाई जाएगी आप यहां पे, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोलो, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। फिर से बोलो,
पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में सरल घनाकार उपकला पाई जाएगी। मेरे बच्चों, सरल घनाकार उपकला अगर पाई जाएगी, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो भाई घनाकार उपकला घन जैसी होगी। घनाकार ये देखो, है ना, ये देखो, ये इस तरीके से होगी, ये इस तरीके से होगी, इसीलिए इतनी मोटी होती है ये सब स्तर, है ना। ध्यान से देखिए, ऐसे तो होगी ना, तो सरल घनाकार उपकला इस तरीके से होगी। हम सब लोग जानते हैं सरल सल्की उपकला भैया बहुत पतली होती है। बोलिए होती है कि नहीं होती है। इसी तरह से अगर मान लो 2 लेयर पाई जाती है, उनमें सरल सल्की उपकला पाई जाए, सरल सल्की उपकला पाई जाए, तो वो इतने में ही काम चला लेगी अपना। देखो ध्यान से, इतने में क्यों? क्योंकि भैया बहुत पतली होती है। सरल सल्की उपकला इतनी पतली होती है कि न्यूक्लियस की वजह से बेचारी फूल जाती है, वरना उसका अपना कोई साइज या शेप नहीं होता है, केवल न्यूक्लियस की वजह से। यानी देख के लगेगा तुमसे कि जहां बेचारी फूली हुई है वहां पे न्यूक्लियस है, वरना उससे भी पतली होती। तो ये था आपके यहाँ पे सरल सल्की उपकला, ये हो गई आपके यहाँ पे घनाकार, है ना, और ये हो गई सल्की, अधला की सल्की। एक बात बताओ सभी लोग, ब्लड वेसल्स में कौन सी पाई जाएगी? सरल सल्की उपकला। ग्लोमेरुलस में कौन सी पाई जाएगी? सरल सल्की उपकला। बोमेन संपुट में कौन सी पाई जाएगी? सरल सल्की उपकला। ये मोटा सा पोर्शन है, इसके अंदर कौन सी पाई जाएगी? सरल घनाकार उपकला। ये मोटा सा पोर्शन है, इसके अंदर कौन सी पाई जाएगी? सरल घनाकार उपकला। ये मोटा सा पोर्शन है, इसके अंदर कौन सी पाई जाएगी? सरल घनाकार उपकला। सर आप कुछ भूल रहे हो बेटा। बिल्कुल नहीं भूल रहा हूं सर, ये पतली सी मेम्ब्रेन है। हमने कहा कौन है? बोलो भैया, ये पतर की उपकला है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। तो फिर आ गया मोटू पतलू। तो मोटू जो होगा, मोटू में कौन होगा? मोटी मोटी कोशिकाएं होंगी। ये देखो, मोटू में मोटू मोटू कोशिकाएं होंगी। तो मोटू कोशिकाएं कौन है? सरल घनाकार उपकला मोटू कोशिकाएं हैं। लंबी कोशिकाएं कौन है? लंबी कोशिकाएं स्तंभी उपकला है, स्तंभ जैसे लंबा। घनाकार उपकला मोटी उपकला। तो बताओ, मोटी मोटी पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में कौन सी होगी? मोटी मोटी उपकला यानी घनाकार उपकला। बोलो हाँ। और ये ब्लड वेसल्स पतला पतला, ये आपके यहाँ पे कौन? बोमेन संपुट पतला पतला। और ये कौन है? हेलेज का आरोही और अवरोही संरचना। यानी कि आरोही और अवरोही संरचना के अंदर सिंपल सरल सल्की उपकला ही पाई जाएगी। ओ हो भाई, खूब मजा आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को खूब शानदार कॉन्सेप्ट मिल रहा है। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे साथ साथ कुछ नाम ले रहा हूं, उनके सामने ABCD लिख रहा हूं, और बताने वाले बच्चे को इनाम में, है ना, भोजपुरी गाना सुनाना पड़ेगा। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, हाँ, इधर तो देखो, इधर देखो भैया, ये है A। चलो, ग्लोमेरुलस को बोल दिया B, पीसीटी को बोल दिया C, आरोही को बोल दिया D, अवरोही को बोल दिया E, डीसीटी को बोल दिया ABCDEF, है ना, CD को बोल दिया G। हाँ जी, बोलिए जी। अब बताओ, A में कौन सी एपिथेलिया पाई जाएगी? A में कौन सी एपिथेलिया पाई जाएगी? सरल सल्की। B में कौन सी एपिथेलिया पाई जाएगी? सरल सल्की। C में कौन सी एपिथेलिया पाई जाएगी? C में पाई जाएगी सरल घनाकार उपकला। D में कौन सी एपिथेलिया पाई जाएगी? सरल सल्की उपकला। E में कौन सी एपिथेलिया पाई जाएगी? सरल सल्की उपकला। सर F में कौन सी एपिथेलिया पाई जाएगी? सरल घनाकार उपकला। सर G में कौन सी एपिथेलिया पाई जाएगी? सरल घनाकार उपकला। अब मैं नाम पूछ रहा हूं, तुम्हें नाम के साथ साथ बताना है। बताओ, बोमेन संपुट में कौन सी एपिथेलिया? सरल सल्की उपकला। ग्लोमेरुलस में कौन सी उपकला? सरल सल्की उपकला। कलेक्टिंग डक्ट में कौन सी उपकला? सरल घनाकार उपकला। डीसीटी पे कौन सी उपकला? सरल घनाकार उपकला।
पीसीटी पे कौन सी उपकला? सरल घनाकार उपकला। हिनलेज लूप के आरोही और अवरोही में कौन सी उपकला? सरल सल की उपकला। बड़े आए थे हमसे उपकला पूछने, भाई साहब गर्दा मचा दिया उपकला का मैंने। अब अगर नीट तुमसे पूछे कहां पे पाया जाता है, तो गर्दन पकड़ के नीट के बोलना तो पूछना क्या चाह रहा है, साफ साफ क्लियर कर। मेरे को तो सब आता है, तू क्या पूछ रहा है भाई, ये बात याद रखना। और अगर उसने कहा सरल सल की उपकला कहां पाया जाता है, बोलना सुन मैं तुझे बताता हूं, तू जाके खोज लियो। बोमेंस संपुट में पाया जाता है, ग्लोमेरुलस में पाया जाता है, आरोही और अवरोही हिनलेज लूप में पाया जाता है। इसके अलावा पूरे नेफ्रॉन में कहीं पर भी सरल सल की उपकला नहीं पाई जाएगी। दिक्कत में कोई कमी? सर खत्म? अरे क्या बात कर रहे हो, खत्म हो जाए ऐसा मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, शुरू हो जाए मैं ऐसा पढ़ाता हूं। नहीं तो क्या। आप ये बताओ, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे क्या सभी उपकलाएं एक जैसी होंगी? हाँ सर, सरल घनाकार उपकला अभी आपने कुछ देर बताया है। लेकिन मेरे बच्चों ये बताओ, सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहां पे पाया जाता है? कमेंट, 1000 कमेंट चाहिए। मैं 5000 नहीं बोलूंगा वरना मीम बन जाएगा मेरा। 1000 बच्चे ये लिखेंगे मेरे उसमें कि आपके यहां पे जो आरोही, सॉरी, जो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है उसमें सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां पाया जाता है? सभी लिखो एक साथ, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिख दिया? लिख दिया ना? तो आंसर ले लो, चुपचाप आंसर ले लो, मजा आ जाएगा गारंटी के साथ। ले लेते हैं, बोलिए। हाँ आंसर, आंसर भैया ये बताओ, जब सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन पाया जाएगा तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होगी। लेकिन अगर सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन अगर पाया जाएगा, सबसे ज्यादा पुनर्अवशोषण पाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा सरफेस भी तो दोगे तभी तो पुनर्अवशोषण करेगा। तो जब यहां पे भी आपके यहां पे सरल घनाकार उपकला है, यहां पे भी आपके सरल घनाकार उपकला, यहां पे भी सरल घनाकार उपकला है, तो ये सरल घनाकार उपकला सबसे ज्यादा अवशोषण क्यों करेगी? ओ माय गॉड, देखा, इसे कहते हैं नचा दूंगा। नचा दूंगा, ठीक है। सब लोग शांत हो जाओ, पानी उठाओ, हम भी उठा लेते हैं। शांत होकर बिल्कुल बिंदास तरीके से पानी उठाओ, पानी पियो और बताओ मुझे सभी लोग धीरे धीरे कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम हो रही है। बताइए, है किसी को कोई दिक्कत? भाई साहब गौर से सुनो, वरना ऐसी लाइन गायब होगी, ऐसी लाइन गायब होगी कि तुमसे क्या बताऊं कैसी लाइन गायब होगी। सुनो ध्यान से, सबसे ज्यादा अगर यहां पे होगा तो इसकी इसके इसकी संरचना में छोटी सी पतली पतली सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होंगे। देखो, और इसे बोला जाएगा सरल सरल घनाकार उपकला ब्रश बॉर्डर्ड। क्या बोला, सुनाई नहीं दिया रे? क्या दिया? ब्रश बॉर्डर्ड या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाएगा, क्योंकि जिसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी वो ज्यादा वाटर आपके यहां पे क्या करेगा? रीअब्जॉर्ब करेगा। दैट्स इट। मजा आएगा, मजा ना आए ऐसा मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, है ना। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि एनसीईआरटी को खोद खोद के बर्बाद कर देता हूं। आपने कहा सर बट ये फोटो तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं है ना, किसने कहा नहीं है?
एनसीईआरटी की फोटो इतनी सुंदर नहीं है, मैं मानता हूं कि मैं बहुत सुंदर फोटो बनाता हूं, ओके, थैंक यू आपके अप्रिसिएशन के लिए, बट किसने कहा कि ये एनसीईआरटी में फोटो नहीं है रे? ये क्या है? बोलो, ये मोटा सा संरचना है कि नहीं है? ये मोटा सा संरचना है कि नहीं है? ये मोटा सा संरचना है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? तो हे भगवान, सब लोग बहुत ध्यान से नजर से इधर देखो, देखो देखो, ये बताओ भैया कि ई ज्यादा मोटा है कि ई ज्यादा मोटा है कि ई ज्यादा मोटा है? देख के बताइए ना हमको, मजा तभी आएगा, नहीं तो फिर भाई साहब सच्चे बता रहे हैं बिल्कुल बकवास हो जाएगा सारा सारा पॉइंट। चलिए बोलिए मेरे साथ, बोलिए बोलिए जरा, ई वाला पोर्शन ज्यादा मोटा है एक, कि 2 नंबर ज्यादा मोटा है, कि 3 नंबर है, कि 4 नंबर है? बताइए सर, क्या बात कर रहे हो यार, 1 नंबर है। तो 1 नंबर की बात की तुमने क्योंकि 1 नंबर बोला तुमने, क्यों? क्योंकि 1 नंबर है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, और प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जब पाई जाएगी आपके यहां पे एक घनाकार उपकला, तो उसके अंदर पाया जाएगा अंगुलीनुमा प्रवर्ध, जिसको हम लोग बोलेंगे सिंपल सरल घनाकार उपकला, यस, फिम्ब्री लाइक या विलाई लाइक स्ट्रक्चर। किसको हुई परेशानी, किसको हुई दिक्कत में कमी, किसके साथ हुआ प्रॉब्लम, किसके साथ हुआ क्या नुकसान, क्या? अरे देखो यार, इधर देखो ध्यान, सब लोग रेडी? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं? तो अब मैं चाहूंगा कि मेरे क्लास के प्रत्येक बच्चे, अब मैं ये चाहूंगा कि मेरे क्लास के प्रत्येक बच्चे हाथ पैर बांध लें, सीट की पेटी बांध लें, क्योंकि अब हम लेने वाले हैं अपनी अगली उड़ान फिजियोलॉजी की तरफ। ये था लेक्चर नंबर 3। अब बिल्कुल हम, अगर कोई मुझसे पूछे सर आप स्लो हो कि फास्ट हो, मैं बोला नहीं बिल्कुल परफेक्ट। 5 लेक्चर मुझे मिला था, 5वां लेक्चर मेरा अंतिम लेक्चर होगा, यानी कल 4, उसके बाद एक 5। कल मैं आपको बताऊंगा फिल्ट्रेट, रीएब्जॉर्प्शन, आपकी किडनी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेट, और परसों में बताऊंगा काउंटर करंट मैकेनिज्म, और मैं बताऊंगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और मैं आपको क्या बताऊंगा, रुक जाओ बताता हूं क्या बताऊंगा। कल मैं आपको बताऊंगा मतलब फिल्ट्रेट और रीएब्जॉर्प्शन, परसों फाइनल लेक्चर में बताऊंगा काउंटर करंट मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम यानी रास, और कुछ एबनॉर्मेलिटी जो भी आप यहाँ पे वो डायलिसिस हीमोडायलिसिस वगैरह, यानी कि भाई साहब जबरदस्त। तो 5 में आपको 4 डीपीपी मिलेगी केवल। प्रत्येक डीपीपी में क्वेश्चन नंबर बिल्कुल फिक्स होंगे विद सॉल्यूशन एवरीथिंग, बट मैं जो चाहता हूं बताऊं तुम्हें, मैं चाहता हूं कि तुम फोड़ के रखो, ऐसा फोड़ो ऐसा फोड़ो ऐसा फोड़ो कि क्या बताएं कैसा फोड़ो, बवाल मचा दो, बवाल टॉप लेवल पे। तो बोलो सही है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक अभी तक इस क्लास के अंदर कहीं कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो, आपको लगा हो कि ये चीज चली गई? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम्हें किडनी पता है कितनी होती है, क्या तुम्हें किडनी की संरचना पता है, क्या तुम्हें किडनी के सारे आपके यहाँ पे पार्ट पता है, क्या किडनी का पोजीशन क्या है वो पता है, किडनी में पेरिनेल पिरामिड पता है, उसके मध्यांश पता होंगे, उसका वल्कुट पता होगा, तुम्हें किडनी के अंदर नेफ्रॉन पता होंगे, नेफ्रॉन छोड़ो, नेफ्रॉन के पार्ट के साथ साथ वासा रेक्टा पता है, वासा रेक्टा के पास साथ साथ बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस पता है। ये सब तो बहुत छोटी सी चीज है सर, हमें तो ये भी पता है ग्लोमेरुलस या बोमेन्स कैप्सूल के पास या बोमेन संपुट के पास किस तरीके से आपके यहाँ पे एपिथेलिया पाई जाती है। इवन सर मुझे ये भी पता है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं। मुझे तो सर ये भी पता है कि जो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट और हेनलेज लूप है, इनमें किस प्रकार के आप यहाँ पे एपिथेलियर का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। तो सर मुझे इतना सब कुछ पता है। हमने कहा यार तुम तो सुपर शानदार निकले, है ना? तो वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट क्लास, जो कि आपके यहाँ पे होने वाली है। किसकी? ध्यान से सुनो, जो कि आपके यहां पे होने वाली है रीएब्जॉर्प्शन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो गौर से देखिए, कल के लेक्चर में अपन करने वाले हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन
और रीएब्जॉर्प्शन, यानी मेन फिजियोलॉजी का 70% पार्ट कल खत्म होगा और 20% पार्ट फिजियोलॉजी का परसों खत्म होगा। और इस तरीके से खत्म करेंगे हम लोग रीएब्जॉर्प्शन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन यानी कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पुनर्अवशोषण और काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो मजा आने वाला है बहुत, एक नंबर क्लास के अंदर। तो जमे रहिए, बने रहिए क्लास के अंदर, मचाएंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और पढ़ाते रहो, उड़ाते रहो, धूम मचाते रहो। बाय बाय, बाय बच्चों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।